बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज आपका जो टॉपिक है वो है उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है। सबसे पहले मैं इसकी रीडिंग करूँगी, आपको मुश्किल अल्फाज जो है वो समझा दूँगी, साथ साथ ताकि आपको समझ आती है, और साथ ही रीडिंग का मकसद ये होगा ताकि चैप्टर को समझ अच्छे से आ जाए। हज़ारों साल पुरानी बात है कि मुसलमान हिंदुस्तान में फ़ातिह बन के आए। उनकी ज़ुबान मुकामी ज़ुबान से मुख्तलिफ थी। ये लोग अरब, ईरान, तुर्की, अफ़गानिस्तान से हिंदुस्तान आए थे। जब मकामी लोगों से इनका मेलजोल हुआ तो उनकी ज़ुबान ने मुकामी ज़ुबान पर असरात डाले और उनसे एक नई ज़ुबान वजूद में आई जो बाद में उर्दू कहलाई। जैसा कि देखा आपने बच्चों, इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि ये मुख्तलिफ लोगों के साथ मुख्तलिफ शहरों से आई हुई, मुख्तलिफ मुल्कों से आई हुई ज़ुबान है, और ये कॉम्बिनेशन है और ये एक ज़ुबान नहीं है। जो बाद में ये जब वजूद में आई तो पहले मतलब एक ज़ुबान नहीं थी, जो मुख्तलिफ मुल्कों से आने वाले लोगों ने इसको अपने साथ, इसके साथ जो है वो लिए अपने अंदर, और ये जो है ज़ुबान बाद में वजूद में आई। फिर यूँ हुआ कि आज से 400 साल पहले अंग्रेज़ तजारती गढ़ से हिंदुस्तान आए। उस वक्त हिंदुस्तान पर मुग़ल बादशाह अकबर की हुकूमत थी। ये इतनी पुरानी बात है, जब हिंदुस्तान में अकबर की हुकूमत थी तब से इसके असरात जो है हमारे ऊपर मुरतब थे। अकबर ने उन्हें बरसगीर में तजारत की इजाज़त दे दी, लेकिन अंग्रेज़ ने आहिस्ता आहिस्ता मुग़ल बादशाहों की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाते हुए अपने कदम जमाने और फैलाने शुरू कर दिए। एक वक्त वो आया कि अंग्रेज़ तजारती कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी सारे हिंदुस्तान पर छा गई और मुसलमानों की हुकूमत बराए राम रह गई। वो क्या हुआ कि मुसलमानों की कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने कब्ज़ा करने की कोशिश की। अंग्रेज़ चाहते थे कि वो मुसलमान की बराए नाम हुकूमत भी ख़त्म कर दें और पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत कर ली। इसलिए उन्होंने सोचा कि हमें अपने अफसरों को ऐसी ज़ुबान सिखानी चाहिए जो पूरे हिंदुस्तान में बोली और समझी जाए। तहकीक के बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे कि हिंदुस्तान में बोली जाने वाली सैकड़ों ज़ुबानों में वाहिद ज़ुबान उर्दू है जो हिंदुस्तान के तमाम इलाकों में बोली और समझी जाती है। चुनांचा उन्होंने कलकत्ता के मकाम पर एक कॉलेज कायम किया। इस कॉलेज का नाम विलियम फोर्ट रखा। यहाँ बरतानिया से आने वाले अंग्रेज़ों को उर्दू सिखाई जाती थी। ये बात तय है कि उर्दू एक वाहिद ज़ुबान थी जो पूरे बरसगीर में जो है उस वक्त बोली और समझी जाती थी और किसी को भी समझने में मुश्किल नहीं थी। इसलिए अंग्रेज़ों ने ये सोचा और हिंदुओं ने ये सोचा कि सबको उर्दू सिखा दी जाए ताकि हमारे कम्युनिकेशन में, आपस में ताल्लुकात में कोई मुश्किल पेश हमें ना आए। यही वजह है कि जब पाकिस्तान का क़याम अमल में आया तो पंजाब, सिंध, सरहद, बलोचिस्तान और मशरक़ी बंगाल में अलग अलग ज़ुबानें बोली जाती थी। मुल्क की वहादत के लिए एक ऐसी ज़ुबान की ज़रूरत थी जो हर इलाके के लोग आसानी से समझ और बोल सकें। ऐसी सूरत में सिर्फ उर्दू एक ऐसी वाहिद ज़ुबान थी जो कौमी ज़ुबान के मैयार पर पूरी उतरती थी। इसलिए क़याम पाकिस्तान के बाद कायद-ए-आज़म ने ढाका यूनिवर्सिटी में तकरीर करते हुए फरमाया, चूँकि ये बात तय हो गई थी कि मुसलमानों के लिए एक वाहिद ज़ुबान जो उर्दू है वही जो है वो बेहतर रहेगी ताकि वो सब जगह पे लोगों के साथ ताल्लुकात बढ़ा सकें, उनको अपनी बात समझा सकें। तो कायद-ए-आज़म ने भी इस बात को कन्फेस किया और मानते हुए अपनी तकरीर में क्या कहा उन्होंने, हम ये देखते हैं। उर्दू वो ज़ुबान है जिसे बरसगीर के करोड़ों मुसलमानों ने परवरिश किया। इसे पाकिस्तान के एक सिरे से दूसरे सिरे तक समझा जाता। ये वो ज़ुबान है जो दूसरी सूबाई और इलाकाई ज़ुबानों से कहीं ज़्यादा इस्लामी सकाफ़त और इस्लामी रिवायात के बेहतरीन सरमाए पर मुश्तमिल है। यानी कि इसके अंदर आपका जो बैकग्राउंड है वो सब जो है इस्लामी रिवायात से मुंसलिक है और दूसरे इस्लामी मुल्कों की ज़ुबानों से करीब तरीन है। एक और मुकाम पर 1948 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिलानी ने जलसा में फरमाया, मैं वाज़ेह अल्फाज में ये बता देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की सरकारी ज़ुबान उर्दू होगी और सिर्फ उर्दू होगी। जो शख्स आपको इस सिलसिले में गुमराह करने की कोशिश करे वो पाकिस्तान का पक्का दुश्मन है। एक मुश्तरक ज़ुबान के बगैर कोई कौम न तो पूरी तरह मुत्तहिद हो सकती है और ना कोई काम कर सकती है। शहीद मिल्लत लियाकत अली ख़ान ने नवंबर 1939 में फरमाया कि मुझे ये कहने में बाक नहीं और मैं चाहता हूँ कि वाज़ेह कर दूँ कि उर्दू और सिर्फ उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है जो पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान बनने की सलाहियत रखती है। तो ये बात तय हो जाती है इन सारी बातों के बाद कि ये उर्दू ही वाहिद ज़ुबान है जो हमारे लिए जो है ज़रूरी है और हम ही इसको मुंसलिक करेंगे अपने सकाफ़त के साथ। उर्दू अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को के इदारे शुमार के मुताबिक दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली और समझी जाने वाली ज़ुबान चीनी और अंग्रेज़ी के बाद तीसरी ज़ुबान है, बड़ी ज़ुबान है। उर्दू की उम्र दूसरी ज़ुबानों के मुकाबले में बहुत कम है। जैसे कि आपको पता है कि इसको बहुत कम वक्त हुआ है, बहुत कम टाइम हुआ है वजूद में आए हुए, लेकिन फिर भी ये दुनिया की बड़ी तीसरी ज़ुबान है जो कि बोली और समझी जाती है। लेकिन इसके बावजूद उर्दू ने थोड़े अरसे में बहुत तरक्की की। इसमें दूसरी ज़ुबानों के अल्फाज को जज्ब करने की बेपनाह सलाहियत है। उर्दू दुनिया का हर ज़ुबान का मुकाबला कर सकती है। ज़रूरत इस अमर की है कि हम लोग अपनी ज़ुबान में बातचीत करने में फ़ख्र महसूस करें, जैसे कि ज़िंदा और आज़ाद कौमें अपनी कौम में बात करने में फ़ख्र महसूस करती हैं।
اردو زبان کو ترقی دینے کی کوشش کریں، اس لیے ضروری ہے کہ ہم آپس میں گفتگو کریں تو اردو زبان میں کریں، خط لکھیں تو اردو میں لکھیں، تقریر کریں تو اردو زبان میں کریں۔ انشاءاللہ ایک ایسا دن آئے گا کہ ہماری اردو زبان دنیا کی بہت سی زبانوں میں اول نمبر پر ہوگی۔ چیپٹر کی ریڈنگ کے بعد آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی بچوں کہ اردو زبان کیسے وجود میں آئی اور یہ ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، اور اس کو ہمیں اپنی زندگی میں ایسے ہی شامل کرنا چاہیے جیسے کہ ہم انگریزی کو بولتے ہیں یا باقی زبانوں کو بولتے ہیں۔ میں اپنے سبق یہاں پہ اختتام کروں گی اور میں آپ سے چاہتی ہوں اور میں آپ سے اب اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔